सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, हम 10 दिन के ऑटम ब्रेक के बाद आज पुनः अपनी स्टडी चालू करते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं। और इसी के अंतर्गत आज हम वसंत भाग 3 में अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें चिट्ठियों का महत्व बताया गया है कि चिट्ठी है जो एसएमएस, ईमेल, इनका स्थान नहीं ईमेल, एसएमएस है वो चिट्ठियों का स्थान नहीं ले सकते। पत्रों का महत्व हमेशा के लिए रहा है, उनमें आत्मीयता रहती है। और इसमें पत्रों के महत्व को पत्रों का महत्व बताया गया है और डाक विभाग के महत्व को रेखांकित किया गया है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। कैसी है? अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी ही रही है। पत्रों की दुनिया कैसी है? अजीबोगरीब। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। पत्र जो काम कर सकते हैं वो कौन नहीं कर सकते? संचार के आधुनिकतम साधन। संचार के आधुनिकतम साधन कौन है? एसएमएस है, ईमेल है, फैक्स है। ये पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? यानी एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु संदेश सेवा। एसएमएस है वो इतना संतोष नहीं दे सकते। जो संतुष्टि हमें होती है, जो संतोष हमें किससे मिलता है? पत्रों से। वो हमें एसएमएस से या फ़ोन से नहीं मिल सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो किस किस की जड़ पत्र होते हैं? पत्र किसकी जड़ होते हैं? राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा होता है। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। और संस्कृत में पत्र को क्या? संस्कृत में पत्र कहते हैं पत्र को। और कन्नड़ में क्या कहते हैं? कागद। कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं? कागद। और तेलुगु में उत्तरम। पत्र को तेलुगु में क्या कहते हैं? उत्तरम। जाबू और लेख। तमिल में कडिद कहते हैं। क्या कहते हैं? कडिद कहा जाता है। पत्रों को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। तेलुगु में 3 नाम हैं, उत्तरम, जाबू और लेख। तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र क्या करते हैं? यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। हर एक की यानी हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से पत्र लिखता है। एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशने तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। यानी हम जब किसी को पत्र लिखते हैं तो ऐसे ही दुनिया में हर आदमी लिखता है तो अनेक आदमी लिखते हैं तो कितने पत्र हो जाते हैं? करोड़ों। और वो अपने ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। कितनी? 4.5 करोड़। भारत में रोज कितनी चिट्ठियां डाली जाती हैं? 4.5 करोड़, जो किसी एक देश से की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, महत्वपूर्णता
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में क्या कहा था? हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे। हरकारे का क्या मतलब है? हरकारा का मतलब है दूत, डाकिया, संदेश पहुंचाने वाला। रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। संचार के साधन क्या रहे हैं? तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए। पहले घोड़ों से, रनर से हरकारे तेज दौड़ने वाले थे, डाकिए होते थे, वो तेज दौड़ते थे। फिर घोड़े रहे और उसके बाद क्या आए? पहिए आ गए, पहिए एंड टायर। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया, यानी फिर पत्र किससे भेजे जाने लगे? रेलवे से। और फिर तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार यानी टेलीफोन। तार से अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। यानी पहले चिट्ठी किसे 1953 में नेहरू जी ने क्या कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स रहे, यानी दौड़कर चिट्ठी पहुंचाने वाले। फिर घोड़े आए और घोड़ों के बाद में क्या आया? रेलवे। और रेलवे के बाद तार। और तार के बाद क्या आए? टेलीफोन, वायरलेस और अब रडार। रडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने किसका रूप ले लिया? एक कला का रूप। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। क्या किए गए? सही प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या किया गया? स्कूली पाठ्यक्रम यानी हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में क्या लगाया गया है? पत्र लेखन को शामिल किया गया है। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। किसने? विश्व डाक संघ ने काफ़ी प्रयास किए। क्या प्रयास किए? उसने प्रयास किए विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। पत्र लेखन को विकसित करने के लिए विश्व डाक संघ ने क्या किया? 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे, यानी जिन विद्यार्थियों की आयु 16 वर्ष से कम है, उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। और कब से की गई? 1972 से, 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगर यानी जो नगरों से भी बड़े होते हैं, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यह सही कहा गया है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती यानी गाँव वाली दुनिया, देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। गाँव ढाणियों का काम कैसे चल रहा है? चिट्ठियों से ही चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका। ये कौन है? आधुनिक संचार के साधन है। कौन? फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोई किन्हीं आधुनिक संचार के साधनों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। चिट्ठियों की रफ्तार को किसने रोका है? फैक्स ने, ईमेल ने, टेलीफोन ने, मोबाइल ने, इन्होंने चिट्ठियों की रफ्तार को रोका है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। किस डाक की संख्या बढ़ रही है? व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इसमें एक तो विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या आयोजित किए गए? पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। और ये सिलसिला कब से हुआ? 1972 से। ठीक है। दूसरी, देहाती दुनिया आज भी किससे चल रही है? चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को काफ़ी रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो।
या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। बेसब्री से यानी जिनको सब्र ना हो, बेसब्री, बिना सब्र के। पत्रों का जहाँ तक सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो। हम अपने रिश्तेदारों को, माता पिता को, भाई बहन को, चाचा ताऊ को, नाना नानी को, है ना, इनको पत्र लिखते हैं। आजकल तो ये मोबाइल ने, SMS ने, व्हाट्सअप ने ये सब कम कर दिया है, लेकिन हमारे ज़माने में, हमारा ज़माना भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गया है। यही 10-20 साल पहले हम भी पत्र लिखा करते थे। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। मिसाल, उदाहरण, एक दौर था, हमारे सैनिक क्या करते हैं, पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पहले टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, इतनी सुख सुविधाएं नहीं, टेलीफोन की, फैक्स की, इतनी बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, तो इसलिए हमारे सैनिक क्या करते थे, पत्रों का उत्सुकता से इंतज़ार करते थे और पत्र लिखते थे। उसकी कोई मिसाल नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों को का महीनों इंतज़ार करते थे। कितने दिनों तक? महीनों तक इंतज़ार करते थे। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कोई आदमी नौकरी कर रहा है, फौज में नौकरी कर रहा है, बेल्ट में नौकरी कर रहा है, और वो अपने घर पत्र भेजेगा तो उसमें महीनों लग जाते थे। पर अब वह बात नहीं है। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी घटा दी। परिवहन के साधन यानी बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ये यातायात के साधन है, उन्होंने क्या घटा दी है, ने दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या था? चिट्ठी था। अब क्या है? SMS है, व्हाट्सएप है। किसके माध्यम से? फ़ोन के माध्यम से तुरंत हम किसी भी आदमी से बात कर सकते हैं। तो इसलिए हमें आज इन्होंने क्या कर दिया, चिट्ठी के महत्व को, पत्रों के महत्व को घटा दिया। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या था? मात्र चिट्ठी था, क्योंकि फ़ोन नहीं हुआ करते थे और साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखते हैं। विरासत, विरासत का क्या मतलब है? विरासत का मतलब है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो के रखें, संपत्ति के रूप में रखें, उनको याद के रूप में रखें। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरख यानी जो हमारी पीढ़ी के लोग, बाप दादा हैं, उनकी चिट्ठियों को, परिवार के लोगों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, यानी अपने पास वो रखते हैं, यानी सुरक्षित रखते हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान यानी खोज का विषय है। किन किन लोगों की? बड़े बड़े लेखक, पत्रकार जो अखबारों में काम करते हैं, अखबार का काम करते हैं, उद्यमी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कवि, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। जब जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे तब वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को क्या लिखते थे? पत्र लिखते थे। क्यों? क्योंकि उस समय फ़ोन की इतनी व्यवस्था नहीं थी, फ़ोन की सुविधाएं नहीं थी, तो इसलिए जेल से क्या लिखा करते थे? चिट्ठी लिखा करते थे। और जब वो चिट्ठियाँ सहज कर रखी गई, सुरक्षित रखी गई, तो वो किस रूप में प्रकाशित हुई? पिता के पत्र, पुत्री के नाम। पिता यानी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पुत्री कौन है? इंदिरा गांधी। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं। ये पत्र क्यों लिखे थे? उन्होंने जेल में लिखे थे और फिर ये प्रकाशित भी हुए थे। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, सहेज कर यानी सुरक्षित रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। पत्रों को तो हम, हार्ड कॉपी होती है वो, सॉफ्ट कॉपी नहीं होती, तो पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन SMS को हम एक जगह नहीं रख सकते। एक जगह कहीं कोई हार्ड वस्तु नहीं है वो, तो उसको रख दें। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, कम ही रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे आगे, महात्मा
इस भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, क्योंकि उनके पास तमाम दुनिया के तमाम संग्रहालय, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में क्या अनूठी चीज़ें होती हैं, अनोखी चीज़ें होती हैं। तो उनमें संग्रहालय में क्या हो जाता है? जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी होता है। जानी मानी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके पत्र भी वहाँ सुरक्षित रहते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है, क्योंकि वो लोग तो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, स्वर्गवास हो जाता है, लेकिन वो पीछे अपना इतिहास छोड़ जाते हैं, अपनी बातें छोड़ जाते हैं। तमाम पत्र, जो लिखे गए पत्र एक दूसरे व्यक्ति को, उसे हम उस देश के उस समय का पता लगा सकते हैं। समाज को जानने या समझने में हमें आसानी होती है। असली पैमाने, भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। यानी भारत किन का गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। और उस समय टेलीफोन की इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो अंग्रेज भी अपने परिवारों को क्या लिखते थे? अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, यानी अंग्रेज भी अपने फैमिली वालों को, परिवारजनों को क्या लिखते थे? पत्र लिखते थे। वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए है। तो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो क्या है, ये जो चिट्ठियां हैं, पत्र हैं, वो अनुसंधान का विषय है। किन किन लोगों के? एक तो बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनके जो पत्र हैं वो अनुसंधान के विषय हैं। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को पत्र लिखे थे, कहाँ? जेल में रहकर। और वो पत्र फिर किस नाम से प्रकाशित हुए? पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, वो पत्र क्या देते हैं? प्रेरणा देते हैं। और दूसरी, पत्रों की क्या विशेषता है? हम पत्रों को सहज कर रख सकते हैं, हम संभाल के रख सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं, लेकिन हम एसएमएसओ को इतना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम बहुत से एसएमएसओ को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। और तमाम महान हस्तियों में सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। इस श्रेणी में सबसे आगे किसको रखा जा सकता है? महात्मा गांधी को, क्योंकि पूरी दुनिया से उनके पास पत्र आते थे और वो उन पत्रों का जवाब दिया करते थे। तमाम पत्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो पत्रों से हमें उस समय की जानकारी मिलती है, देश की, काल की, और समाज को जानने का असली पैमाना, यानी उस समय समाज कैसा था, क्या समस्याएं थी, कैसा था, उनको हम पत्रों के माध्यम से जान सकते हैं। और दुनिया के जो तमाम संग्रहालय हैं, संग्रहालय, तो इसमें संग्रहालय में क्या है? जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी इनमें मिलता है, यानी उनके पत्र भी इन संग्रहालयों में मिलते हैं। हाँ, भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में, महासंग्राम 1857 का महासंग्राम हुआ था, उससे पहले 1857 से लेकर हमारा देश आज़ाद हुआ था। कब? 1947 को। तब तक उन दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार वालों को क्या लिखे थे? पत्र लिखे थे। और वही पत्र आगे चलकर क्या क्या हो गए? चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। तो इन पुस्तकों से हमें क्या, इन पत्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है। तत्कालीन समय कैसा था, क्या स्थिति चल रही थी, शांति कायम थी या युद्ध हो रहे थे, गुलामी की स्थिति थी, गरीबी थी या अमीरी थी, लोग कैसे रह पा रहे थे, क्या महसूस करते थे, क्या क्या करते थे। तो इन सब की जानकारी हमें किस में मिलती है? पत्रों में मिलती है। तो आज हम इस पाठ में दो तीन बातें सीखी हैं कि एक तो इसमें पत्रों का महत्व बताया गया है। ठीक है, पत्रों को हम सहेज के रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को हम नहीं रख सकते। पत्र अपने आप में अनूठे हैं। और पत्रों की गति को किसने रोक दिया? आधुनिक संचार के साधनों ने, मैसेजों ने। किन 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 ने रोक दिया है? फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की गति को
रोक दिया है और आज व्यापारिक डाकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये इस पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।